पैर के अंगूठे से करते हैं, नाखून बड़े हुए गंदे हैं, वो चीखेगी चिल्लाएगी, वही उनका अल्टीमेट प्लेजर है। जीबी रोड, यहाँ पे लड़कियां कहाँ से पहुँचती हैं? यहाँ से डायरेक्टली नहीं आती। वो जब नेपाल से आएंगी लड़की, वो बनारस जा सकती है, वो आगरा जा सकती है और मेरठ आ सकती है। बड़े घर की लड़कियां फंसानी है जब हाईटेक लड़के हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, जिम जाके उन्होंने बॉडी बना रखी बढ़िया, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको इसी बात का पैसा दिया जाता है, बाइक दी जाती है, फिर वो 15 से 18 साल तक की लड़की, क्योंकि वही बहकने की उम्र है। आपने कहा कि 15 से 20 कस्टमर दिन के होता है और फिर भी खाने का नहीं मिलता। ऐसा होता है कि कोई इनका रेट कार्ड होता है? इनका 200-250 रुपये नहीं। देखिए, मैं कह रही हूँ उनको खराब औरतें कहना बंद कर दो। जो लड़के जिगोलो बन रहे हैं, जो लड़कियां सेक्स वर्कर बन रही हैं, वो क्या है? उनको वो नहीं है सेक्स वर्कर। क्यों कहने में उनको परहेज लगता है अपना? कि जो अमीर महिलाएं हैं जो मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं, उसकी असली वजह क्या है? उन लड़कों को शर्म नहीं आती। वो खुद ने, उसने मुझे बताया मैं जिगोलो, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, वो मेरी शादी नहीं होने दे रही हूँ, और अब मुझे एक रात में 4-4 लड़कियों औरतों के पास जाना पड़ रहा है। मैम, गुरु दत्त की ना एक फिल्म थी प्यासा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मैं लिखती हूँ हर दिन उसे। और जिसमें वो समाज के उस वर्ग पर बात करते हैं जिसमें वैश्यावृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार है वहाँ पे। हाँ, ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ज़रा मुल्क के रहबरों को बताओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। जिन्हें नाज है हिंद पर, ज़रा उनको भी तो बुलाओ। कोई नहीं आता। बंद कमरों में 7 स्टार 5 स्टार में मीटिंग्स होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। और अगर जैसे ही मैं वैश्यावृत्ति पे बात शुरू करती हूँ, मैंने छोड़ दिया उन मीटिंग्स में जाना कब का, तो उसके बाद कहते हैं अरे तुलसी, ये तो बाद की बात है ना, पहले तो देखें वैश्यावृत्ति में गई कैसे। ओके मैम, स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से। जितना मैंने जाना, जीबी रोड, कमाटीपुरा और सोनागाची, ये 3 मेन एरियाज हैं पर बात की जाती है। आप बात कर रहे हो कि मेरठ में भी ऐसा एरिया है। ट्रांजिट पॉइंट है वो मेरठ, बनारस, आगरा, ये ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ आसानी से लड़की आती है। वो जब नेपाल से आएंगी लड़की, वो बनारस जा सकती है, वो आगरा जा सकती है और मेरठ आ सकती है। उसके बाद उनका होगा कि वो कहाँ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कमाटीपुरा जाएंगी, सोनागाची जाएंगी, मुंबई जाएंगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि नेपाल से लड़की आती है मेरठ में। बिल्कुल। वहाँ पे क्या होता है? कहाँ जाती है? कबाड़ी बाजार। कबाड़ी बाजार, नाम कबाड़ी बाजार है, बट वहाँ पे कोठे हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। पहले दाल मंडी कहते थे हर जगह, चाहे बनारस में था, आगरा में था, मेरठ था, तो दाल मंडी थे वो। कबाड़ी बाजार हमारे यहाँ कहा जा रहा है, पीछे दाल मंडी है। ज़्यादातर दाल मंडी देखिए, अगर बनारस की और मेरठ की बसाहट आप देखें तो बीचों बीच अंडाकार बसा हुआ है। जब भी बसा होगा तब ये कबाड़ी बाजार बसाया गया। एक यही बाजार है। आप इसकी उसको समझिए ना कि ऊपर ये बाजार है, नीचे दूसरा बाजार है, कि हर ज़रूरत का सामान वहाँ पे है। जैसे लाइक जीबी रोड पे नीचे पूरा हार्डवेयर मार्केट है, हार्डवेयर, ऊपर पूरा काम पूरा चलता है। तो क्या उनको नहीं पता जो नीचे वाले? पता है। उनके भी ऊपर वो दुकानें भी उनकी हैं, वो ऊपर के कमरे भी उनके हैं। कई बार कुछ महिलाओं ने खरीद भी लिए हैं, ऐसा हुआ तो, बाकी तो उन्हीं की हैं। उनका किराया वसूलते हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जबरन लाई जा रही है लड़की, उसके लिए क्यों नहीं है कोई आवाज़? हम कौन फाइट करेगा? सपोज लड़की आ गई है मेरठ से पहुंची जीबी रोड, कोठे में उसको बेच दिया गया, अब कौन उसका साथ देगा? देखिए, साथ देने के लिए इतना बड़ा प्रशासन है, इतनी बड़ी सरकार है, एक बड़ा छोटा सा फंडा है कि आप जिन्हें निकाल रहे हैं। चलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। 2010 में सोनागाछी में एक कस्टमर ने, क्योंकि देखिए वस्तु हैं वो, स्त्री नहीं है, औरतें नहीं हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, वो वस्तु हैं केवल। एक आदमी ने, वो सैडिस्ट होते हैं जो आते ही वहाँ, इस कदर मारा एक लड़की को, इस कदर मारा वो मर गई, जख्मी कर दिया। मतलब इतना इस तरह सैडिस्ट था, उसकी चीखों में उसका अल्टीमेट प्लेजर था। मर गई वो लड़की। वो मालकिन को थोड़ा लगा कि भाई ये तो गलत हो गया मेरी लड़की के साथ। उसने थाने कचहरी चक्कर काटे, खुद को बचाने के लिए भी। मैं ये भी मानती हूँ कि ये खुद को बचाने की भी एक तैयारी थी कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, तेरे यहाँ हुआ। वो सब जगह गई, किसी ने उसका मुकदमा नहीं लिखा। फिर किसी ने उसको समझाया कि भाई तुम कोर्ट जाओ। कोर्ट गई। इस बीच अखबारों में भी छपती रही खबर,
वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया उसको, क्या किया? सुओ मोटो उसको लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और सभी स्टेट्स को ये आदेश भेजा कि अपने अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स अपॉइंट करके और हमारे यहाँ भेजें। एक बड़ी मैराथन बहस होनी है इस पे कि कैसे हटाया जाए। हमें भी बड़ा सुखद लगा, जैसी खबर हमारे पास आई हो रहा है चलो कुछ अच्छा होगा। अब वहाँ हुई मैराथन बहस हुई और तय किया गया, वो ऑर्डर्स हैं मेरे पास, 24 ट्रेड हैं जिनमें उनको ट्रेनिंग दी जानी है। बात रेस्क्यू की नहीं है, बात है रिहेबिलिटेशन की, कि 24 ट्रेड उनको, जिसमें गुड़िया बनाना, सिलाई करना, और ये आपके लड़के हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग और दूसरे तरह के ऐसे 24 ट्रेड। और उनमें भी क्या था, ITI जितनी है ITI ट्रेनिंग देंगी, सिंडिकेट बैंक का एक सिडबी करके है इस तरह का, वो करेंगे, और भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं वो उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद बैंकों को, सरकारी बैंकों को ये हिदायत हुई कि आप उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो अपना पैर पे खड़ी हो सकें, उनके परमिशन से उनको ना हटाया जाए, वो उसी जगह पे अपना ये काम धंधा शुरू करें। और सरकार ने हर जगह सरस केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ इस तरह के स्वयं सहायता समूह और इस तरह की महिलाओं का सामान बेचा जाता है, कोई भी गरीब तबके की जो महिला है। बहुत अच्छा प्रयास था, हमारे पास भी ऑर्डर की कॉपी आई, हमें भी लगा कि ये खाली बातचीत नहीं है, कुछ बड़ा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुआ, सरकार तो है नहीं। अब हमारे पास भी अल्टीमेटली एक फ़ोन आता है और हमसे कहा जाता है कि भी कुछ महिलाओं का दे दो आंकड़ा कि जिनको ट्रेनिंग दी जानी है। हमने नई लड़कियों का भेजा, मैंने आउटडेटेड भेजो, समझो आप, बताऊंगी मैं, वो भी आउटडेटेड भेजो जो अब धंधे में नहीं है। पुनर्वास की तो उनको ज़रूरत है, ये तो धंधे में है, पैसा कमा रही है ना, इनको क्यों पुनर्वासित करना। मंशा देखिए आप। हम समझ ही नहीं पाए उस समय। हमने कहा चलो इनको पास काम नहीं है, ये तो कुछ करेंगी, फिर बाकी इनको संभाल लेंगे। 70 महिलाओं का हमने भेज दिया। अब जब महीनों हमारे पास कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एक दिन फ़ोन करके पूछा, भाई क्या हुआ, तुमने हमसे वो 70 में, अरे दीदी आपको पता नहीं, वो तो हो गए, सबकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, सबकी ट्रेनिंग हो गई और बस उनको लोन वोन भी हो गया है, उनके कागज़ चले गए, लोन हो जाएगा। मैं वापस आई, मैंने 70 की 70 महिलाओं को कॉल करा, मैंने कहा जरा बैठो यहाँ आओ। आ गई वो। मैंने कहा किस किस की ट्रेनिंग हुई है? बोले कहाँ होनी थी दीदी हमारी ट्रेनिंग, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा तुमने ये नाम दिए थे? हाँ। कोई फ़ोन आया था? नहीं। कोई ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं? आपसे पूछे बिना तो हम वैसे भी कहीं नहीं जाते, और सरकारी ट्रेनिंग में तो जाएंगे ही नहीं किसी भी हालत में। हो गया पुनर्वास। सभी, जैसे मेरे शहर से गया, ऐसे जितने भी यूपी के जितने शहर होंगे वहाँ से भी गया होगा, जितने मध्य प्रदेश के होंगे, जितने दिल्ली के होंगे, मुंबई के, कहीं के भी होंगे, सब जगह से गया होगा और हो गया पुनर्वास। बताइए किससे पूछें? माननीय सुप्रीम कोर्ट से? है हमारी औकात के वहाँ जाके पूछें कि साहब ये क्यों नहीं हुआ? आप इनसे पूछो सरकारों से, क्या हो गया इनका पुनर्वास? RTI काम नहीं करेगा ना। क्यों नहीं हमारे, वो तो उन्होंने सबूत पैदा किए होंगे ना, जो 70 महिलाएं हमने दी उन्होंने तो दिखा दिए। कानून क्या मानता है? पट्टी भले ही खुल गई कि प्रूफ दे दिए, देखो ये है हमारे पास, तो अब आप कुछ ही कहती रहो। क्या है कि ये दूसरी जो महिलाएं लाई हो अब ये वो ही हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी एक नाम की 2-2 होती हैं, सैकड़ों हैं उनके पास रास्ते बचने के। सरकारों की मंशा नहीं है। जिस दिन सरकार की मंशा हो जाएगी, प्रशासन की तो अपने आप हो जाएगी। जो कोठे का बिजनेस है, जो पूरा मॉडल है, वो कैसे चलता है? है ही नहीं कोई मॉडल। मॉडल तो होगा मैम। एक है, लड़कियां जो बड़े घर की लड़कियां फंसानी है जब, तो हाईटेक लड़के हैं जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं। पढ़े तो चाहे वो 7वीं 8वीं हो, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं। जिम जाके उन्होंने बॉडी वॉडी बना रखी बढ़िया, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको इसी बात का पैसा दिया जाता है, बाइक दी जाती है। फिर वो 15 से 18 साल तक की लड़कियों, क्योंकि वही बहकने की उम्र है। इस समय जो क्यों हो रहा है, क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने का, तो बच्ची कुछ भी कर रही है। बाकी गूगल बाबा ने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है, रही सर आपको OTT ने आपके बेडरूम में ही दे रखा है सब कुछ, वो सब कुछ देख रहे हैं। इसी में कोई भी फंसाना आसान है, उसको ले जाओ फिर नहीं आती। जैसे ही सोनागाछी से निकाली लड़की, सुंदर सी बच्ची है, क्या हुआ था? और कोई ऐसी लड़का, घर में थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था, फादर ड्रिंक करते थे वैसे ठीक ठाक लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी, और वो ले जाके सोनागाछी में बेच दिया। अब उसको जब 8-10 महीने हो गए तो थोड़ा उसने विश्वास जमा लिया, उसको कभी कभी फ़ोन वोन दे देते थे करने के लिए। अच्छा हुआ ये भी,
तो उसने पॉडकास्ट देखे तो फिर हमें फ़ोन किया। अच्छे लोगों पे दुनिया टिकी हुई है, तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए होते हैं जैसे GRP, RPF, जो 100% अंजाम देते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बच्चों को रेस्क्यू करने में। हमने उनसे कहा कि सर एक लड़की है वहाँ पे कोलकाता में, उसको निकालना है कैसे? उनका देखिए सिविल में जाके तो हम नहीं कर सकते, लड़की को किसी भी तरह से हावड़ा भेज दो स्टेशन पे। हावड़ा क्यों? स्टेशन पे, वो स्टेशन ही उनकी लिमिट है ना, स्टेशन में लिमिट है ना उनकी। तो मैंने लड़की से कहा, उसने कहा मैं चली जाऊँगी लेकिन अर्ली मॉर्निंग जाऊँगी, 4 बजे जो सब सो जाते हैं। मैंने फिर बात की कि सर 4 बजे किसी भी समय मैं फ़ोन ऑन रखूँगा, आप मुझे बताएं, और कैमरे हमारे चलते रहते हैं, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। लड़की को सुरक्षित 18 घंटे में आई वो, कलकत्ता से दिल्ली, लेकिन सुरक्षित हम। इतना आसान है कि 4 बजे उठने के बाद हम निकल सकते हो कोटे से? काफ़ी हद तक। फिर सब लोग क्यों नहीं आती? एक्सेप्टेंस का कहाँ जाएंगी बताओ? मैम जो NGOs होते हैं, कौन NGOs होते हैं? हम ये सुनते देखिए मुश्किल से 5 NGO हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, मुश्किल से 5 NGO जो मर के काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। बाकी बकवास करने को कुछ भी करते रहो। उनकी स्थिति बताने के लिए लोग पॉडकास्ट पे आके बैठते हैं, आपने क्या किया उनकी स्थिति संभालने के लिए? इसके लिए कोई नहीं करता है। मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं चाहती ये बात कि हम उनको कहें देखिए वो रोटी खा रही हैं मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अगर शाम को तक 15 कस्टमर वो नहीं निपटा पाई, 20 कस्टमर नहीं निपटा पाई, तो शाम को शायद रोटी भी नहीं उनके लिए, खाना नहीं मिलेगा ना, पैसा नहीं होगा। 15 कस्टमर दिन के? हाँ, पैसा नहीं होगा उनके पास। किन की बात कर रहे हैं? वो जाने की हिम्मत कर सकेंगी? जिस लड़की के साथ चूना और मिर्च इस्तेमाल किए गए हों, वो लड़की कभी उन सीढ़ियों से उतरना चाहेगी? और फिर नीचे तो स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं भाई, समझो ना। जाने नहीं देंगे। कौन? सबसे पहले दुकानदार फ़ोन करेगा, रिक्शे वाले 24 घंटे रहते हैं वो फ़ोन करेंगे, जो भी वहाँ का है वो। और वो ऐसे बदमाश लोग हैं, वो इक्वली मेरे भी इन्फॉर्मर हैं, वो उनके भी इन्फॉर्मर हैं। दो तरफ से लेते हैं नहीं, मेरे से तो लेते नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सम्मान तो करते हैं कि मेरे से नहीं, कि आप बचा लो, अच्छी बच्ची है किसी भी तरह। लेकिन भागने वाली की भी तो सूचना उनको दे देते हैं। आपने कहा कि 15 से 20 कस्टमर दिन के होते हैं। हाँ, और फिर भी खाने का नहीं मिलता। ऐसा होता है कि कोई इनका रेट कार्ड होता है? इनका, लड़कियों का? इनका 200-250 रुपये मिलता है इनको? नहीं, इनको 200-250 रुपये कस्टमर दे के जाता है। और अगर 15 कस्टमर देता 200 रुपये बस? और इनको थोड़ी देता, वही मालकिन के हाथ में होते हैं। अब उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, 200 रुपये पर हेड तो पुलिस को जाने, पर हेड। इसके अलावा 15 से 2000 तक पर मंथ, वो भी उनमें से निकाल के देगी मालकिन। फिर उसमें पिम्स भी हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं वो भी हैं, उनको भी देना है। फिर जो बच्चा अगर उनके है वो दूर रख रखा है, उससे मिलना है तो 200 रुपये वो भी देने हैं उस बच्चे के लिए भी। इससे भी बुरा ये, वो लड़की जब खरीदी गई है, अगर वो 30,000 में भी खरीदी गई है, उसका ब्याज ही नहीं पूरा होता उस पर। खुद ही खरीदी गई है, खुद के साथ जाती हुई है और खुद ही ब्याज देती है, उसका वो ब्याज भी कटता है। तेरे पे 30,000 रुपये खर्च कर रखे हैं, मूल पूरा हो जाएगा तो चली जाना जहाँ जाना हो। अब कैसे गुहार करेगी? किससे बच के जाएगी नीचे? ऐसा कभी हुआ कि उसे निकलने की कोशिश करी हो बट पकड़ी गई हो? बहुत बार। बताओ कोई केस। बहुत बार। एक लड़की ने बार बार क्या किया, वो लड़की नहीं थी, होगी 30-32 साल की। उसका पति, बात है? कबाड़ी बाजार मेरठ, कबाड़ी बाजार। हाँ, उसका पति बेच गया उसको, मध्य प्रदेश से लाया। एक छोटी बच्ची उसकी गोद में 3 महीने की और 4-5 साल का एक बेटा, गोल मटोल सा, दोनों को बेच गया वहाँ पे, क्योंकि उम्रदराज भी थी और सुंदर भी नहीं थी। वैसे तो ये मिथक है कि वहाँ सुंदरता का कोई मोल है, सुंदरता का कुछ नहीं, ना हो सुंदर, बॉडी से ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ बेच गया। उस औरत ने हर दर्जे कोशिश की। पहले तो बच्चा ही करता था, बच्चा ना उसके पास कस्टमर जाए तो चिल्लाता, काटता, मारता, कुछ भी करता। उन्होंने बच्चे को धक्का दिया, जाओ यहाँ नहीं रहोगे। और वो भूखा प्यासा नीचे बच्चा कभी किसी से मांग के, कभी कहीं बर्तन मांज के, कभी किसी के प्याले धो के, ऐसे वो टाइम काटता रहा, लेकिन वहाँ से हटा नहीं। और वही अपनी माँ को ये मतलब शायद प्रेरित करता रहा कि आ जाए एक दिन। एक वो जैसे खिड़की में खड़े होना होता है,
वो खिड़की में खड़ी हुई, उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था छिपा के रख रखा था, उस मोबाइल को उसने गिरा दिया। तो वो भाग के गई कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मोबाइल गिर गया, हम ले आएंगे। तेरे पास कहाँ से आया? इस बात पे पिटाई हुई पहले तो। हम ला रहे हैं मोबाइल। देखा उसमें कुछ नहीं था, ना सिम ना कुछ नहीं। फिर उसने कोशिश की एक और छोटी सी, कुछ पैसे यहाँ रख रखे थे, वो गिराए नीचे कि मेरे पैसे गिर गए दीदी, मैं ले आऊँ? और नहीं, कोई नहीं, कहीं जाना, हम ले आएंगे तेरे पैसे, कोई ज़रूरत नहीं। मतलब हर दर्जे कोशिश की। उसके बाद उसने पूरा सब देखा, सेटअप क्या है, किस समय सोती हैं, किस समय ड्रिंक करती हैं, किस समय मदहोश हो जाती हैं। बिल्कुल उसे 4 से 5 के बीच का समय वो लगा, वो भी इसलिए क्योंकि 6 बजे तक वहाँ नीचे सफाई वाली आ जाती है झाड़ू वाड़ू लगाने, जो सड़क पे झाड़ू लगाती है, वो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं। वो बता देंगी तुम्हारी लड़की भाग रही है। अब वो 4 बजे का उसने फिक्स कर लिया कि 4 बजे हर हालत में मुझे उतर के जाना है। अब देखिए उसके सामने एक बड़ी समस्या थी कि बेटी उनके पास थी, बेटी नहीं है उसके पास, 3 महीने की है, बेटी उन्होंने ले रखी है। वो कस्टमर को एंटरटेन नहीं करने देगी बेटी, तो माँ कैसे रुकेगी उसके पास। उसने सोच लिया बेटा तो है मेरा नीचे, फिर देखती हूँ क्या रास्ता निकलता है। न जाने कैसे उसको क्या था, कौन सी चीज़, या तो बेटा उसे कर रहा था या जैसे भी उसे हुआ। वो सुबह 4 बजे उठी, लेकिन उसने 4 बजे भी देखा कि नीचे थोड़ी थोड़ी चहल पहल थी बाज़ार में। तो थोड़ा पुराना ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है ये बीच का, ऐसे आगे बना देते हैं पटरी जैसा जीने के नीचे, वो पूरा का ढक रखा है पूरी की पूरा नाला। उसके नीचे घुस के बैठी, और सर्दी के दिन, बहुत सर्दी, कि थोड़ा सा भी मुझे मौका मिले तो भीग गई उसमें गंदे पानी में। गहरी नालियाँ हैं थोड़ी पुराने शहर की। और जब उसने देखा कि कोई नहीं दिख रहा तो वो तेज़ी से भागी, बिना कुछ सोचे, आगे ना पीछे उसने देखा, और भाग के थोड़ा सा बिल्कुल सामने ही तो सी ऑफिस है, एकदम बिल्कुल ये सामने, ये ऐसे वहाँ नहीं गई, और वो भागती रही। आगे एक चेन से बंधा हुआ किसी ने ये खड़ा कर रखा था अपना टेम्पो, उसमें छुप के बैठ गई, भीगी हुई बिल्कुल। 6 बजे करीब वो आया टेम्पो वाला, तो उसने देखा ये लड़की, तो उसने कहा भाई तू मेरे में इसमें कैसे? तो उसने कहा भैया मुझे बचा लो, मैं वहाँ से भागी हूँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के पास जाने अनजाने मेरे नंबर हैं, ऐसे लोगों के पास। उसने मुझे सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? कि जी एक लड़की वहाँ से भाग के आई। यार अभी आ जाओ, मैं ज़्यादा देर नहीं रख सकता, मैं तो इसे उतार दूंगा। मैंने कहा तू बस आधा घंटा रख ले, मेरा घर बहुत दूर है वहाँ से। मैं सुबह सुबह भागी ऐसे ही बिना नहाए धोई हुई, एक जोड़ी कपड़े डाले, कुछ शॉल वॉल डाला, और मैं लेके चली गई। वहाँ जाके मैंने लड़की को लिया, और हमारे पास में एक वॉलंटियर, ये जो भी है ये पास में ही रहती है, इसको भी तब तक मैंने फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा तुम इसके कपड़े वपड़े बदलवाओ, बाद में बात करेंगे। क्योंकि अब उस लड़की ने मुझे जाती कहा कि मुझे बाद में बचाना, मेरी बच्ची है उनके पास, उसे बचा दो, 3 महीने की बच्ची है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू लेके जा और इसके कपड़े वपड़े बदल, बाकी मैं देख रही हूँ, सेव करो पहले से। मैं वहाँ गई दोबारा से, भीड़ मच रही थी। हाँ पर गए आप? हाँ हाँ अच्छा, मैं तो चाहती हूँ। मैं गई, मैंने कहा बच्चा कहाँ है इसका? हमें नहीं पता दीदी, बच्चा हमें नहीं पता, वो तो ले गई होगी अपने साथ। इतने मुझे किसी ने फ़ोन करा कि एक मार्शल है गाड़ी, और उसमें ये बच्ची को लेकर भागी हैं, कुछ औरतें हैं, 2-3 आदमी हैं, और हापुड़ रोड की तरफ भागे। हापुड़ रोड पे मेरा मायका है, तो मेरा मूल मायका है, गांव। मैंने अपने जो भी गांव देहात के भाई थे, चचेरे तेरे, उनको सबको फ़ोन करा कि सीधे इसे खरकोदा पे मिलो और वहाँ गाड़ी रोक लो, एक मार्शल है। अभी तो भीड़ भी नहीं है, 7 बज गए थे इस सब में। उसमें एक छोटी बच्ची, हमें कुछ नहीं करना है। बोले जी कुछ परेशानी हो? मैं वो देखा जाएगा बाद में, पहले तुम बच्ची को सेव करो। अब उसने जैसे वो घिरते हुए देखा सड़क पे, सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने सबने हाथ वाथ बांध के घेर लिया, तब तक फ्लाईओवर भी नहीं बने थे। तो बच्ची को फेंक के भाग गई, वो फेंकी उन्होंने उनकी तरफ। हाँ, बच्ची उठा ली, उन्होंने कहा जी बच्ची तो मिल गई। अब मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस लेके आ जाओ एक जना यहाँ। वो लेके आ गए, मैंने बता दिया तेरी बच्ची सेफ है, अब मत कर। तो जैसे मैं चलने को हुई, एक बच्चे ने मेरा पल्लू खींचा, बेटा उसका। हाँ, तो ऐसे काला हो रहा, मतलब अच्छा सुंदर सा बच्चा, गोला गोल गोल सा। तो उसने कहा कि वो मेरी मोटो को नहीं बचाया आपने। मैंने कहा मोटो कौन है बेटा? जब तक मुझे नहीं पता था इसका बच्चा भी है। बोले वो एक छोटी सी बच्ची भी है, मेरी माँ तो चली गई, मैं यहाँ इसलिए हूँ, मेरी मोटो है ऊपर। उसको मोटो बुलाता था, अपनी बहन को। मैंने कहा तो उसे गोद में भरा, मैंने कहा मोटो तो तेरी बच गई, मोटो को तो लेके आ गए, अब तू चल हमारे साथ। वो बड़ा खुश हुआ और बोला इन्हें मारना ज़रूर,
मेरी माँ के पास आदमी भेजते थे अंदर, और मेरी माँ को मार मार के भेजते थे। उसको इतना समझ आ रहा था वहाँ पे। वो पहला मौका था। मैं कभी इन पे मुकदमा नहीं करती हूँ अपने से। मैंने पहली बार उस आदमी पे मुकदमा किया, उसके पति पे। पूरा एड्रेस उस लड़की ने दिया, और उसके लिए मुझे कितने झंझट करने पड़े, ये आप सुनेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस की, प्रशासन की। जब मैंने कहा कि ये लड़की को ऐसे हुआ है, और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी जाते हैं जिनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा था, तो अब क्या मैं नाम लूँ, एक IPS थे, उन्होंने कहा तुलसी गलत कह रही हैं आप। मैंने कहा तो शनाख्त करा लो, लड़की तैयार है शनाख्त करने के लिए। आप तो शनाख्त परेड कराते हो, अपने सारे ऐसे अटल सब खड़े कर दो, लगा के आपके रसोइये से आपके फॉलोवर तक सबको खड़ा कर दो। 24 लोग खड़े हो गए। लड़की ने थोड़ी देर देखा एक बार ये, और ऐसे कह दी, ये सिपाही की तरफ एक उंगली उठा दी, ये पर डे 250 रुपये लेता है, एक शराब की बोतल लेता है वहाँ जाके। मैंने कहा अब लिखो मुकदमा, क्योंकि आज तो मैं जिद पे हूँ, मुकदमा तो लिखा जाएगा हर हालत में। मुकदमा लिखा गया। मैंने उसको भी किया नामजद उसमें, जो यहाँ का सबसे बड़ा दलाल था। मैंने कहा इसने किया ये सब। मैंने जब, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उसकी पहचान करवाई। मैंने कहा ये है तो कह दियो। हो गया मुकदमा। और अगले दिन मुझ पे एक मुकदमा होता है। आप पे क्यों? मेरे पे तो बहुत सारे हैं, 20-22 मुकदमे मेरे पे। मेरी तो छोड़वा। मुझ पे जान से मारने की धमकी, पैसा छीनने की, और अपहरण की। एक बच्ची को अपहरित करके ले गई मैं, उसकी बच्ची। अभी उसकी पिछले महीने तारीख थी उसमें, तो मुझसे उनके वकील साहब कहते हैं कि अरे बहन जी, इतने साल बीत गए उसे, अब तो वो खाट पे सड़ रहा है, फालिज पड़ गया, लैट्रिन पेशाब वहीं करता। और मैंने कहा वो लड़की, वो पत्नी उसकी, अरे वो उसकी पत्नी ना थी, वो तो गले पड़ गई थी कहीं से उसके। ये सोच है, कौन निकालेगा? ये समाज की सोच है। मैंने कहा तू है आप पे ऐसी वकालत करने से, मुझे तो शर्म आ रही है आपको ये बात सुनने में भी। क्या मैं उसको कहूँ और क्या मैं तुम्हें कहूँ इसमें? कौन है उनका रखवाला? तो खराब औरतें वो हैं या वो जो पोल पे खड़ी हैं लग्जरी जुटाने की? उनके पास कुछ लग्जरी नहीं है। सस्ते से 2-4 रुपए के कान में डालने के झाले, 10-20 रुपए की गले में कुछ भी डाल लिया, ये सब। मैम सब लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी, चाहे रिक्शा वाला हो, सब हैं। चाहे वो सिपाही हो। तो कैसे बंद होगा? बताओ कैसे बंद होगा? हो जाएगा तो। और वो तो महिलाएं सैया भाई कोतवाल डर का। अभी तो मैं आपको एक और कोई इसका अंत है? सच, जब ये सो कॉल्ड NGOs आते हैं किसी अधिकारी के साथ लग के, कि कभी तुम देखे नहीं, कहाँ से आए, कहाँ से उड़ के, पता लगता है कि अच्छा सर तो वहाँ थे, उनके साथ ही उनकी दोस्ती है। यहाँ रेड कर दी, एक बड़ी रेड हुई, और रेड के बाद, और रेड का कुछ नतीजा नहीं है। 4 दिन में उनकी जमानत होकर घर आ जाती हैं। सब कहती हैं वहाँ जाके साहब हम तो बालिग हैं और हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, मैं रोटी बना रही थी, मैं बर्तन मांज रही। क्योंकि कस्टमर नहीं दिखाते। एक कस्टमर दिखाई ने भी तो पता है कि तुम आगे का रास्ता साफ कर रहे हो। रेड क्यों होती है? ताकि आगे की आमद बनी रहे, बस, और कुछ ना। तो अब NGO का सच बता रही मैं। वो सज्जन जिन्होंने रेड की, बड़ी रेड की, 4-5 आके हर बार कभी 13, कभी 14 ऐसे लड़कियां निकाली, और उसके बाद में हो गए शांत। वो तो सब आ गई वापस। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली औरत थी, जिसका कमरा, उसको अपनी बीवी बना लिया। किसने? वो NGO संचालक ने, जिसके जवान बच्चे थे। और उसके बाद में वो सज्जन, उनको तो बीवी बना ही लिया, और उनको भी एक NGO खुलवा दिया, कोटा मालकिन को भी। बहुत पैसे वाली है वो। और उससे भी बुरा ये कि जिस आदमी को उस औरत ने बर्बाद किया, जिसके बच्चे, उसी से ही बच्चे थे उसके, वो फर्नीचर व्यवसायी था बहुत बड़ा, उसकी सब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज वो 10,000 रुपये की नौकरी गुजरात में जाके कर रहा है, यहाँ टिकने भी नहीं दिया उसको, इतना बर्बाद किया उसे। और फिर इसकी पत्नी बन गई। वैसे कोटा संचालिका ही है, फिलहाल की रेड में पकड़ी गई है। अब जो परसों रेड हुई है उसमें पकड़ी गई है। और उन सज्जन की, ऐसा नहीं कि मैं बिना सबूत के कोई बात कहती हूँ, बिना नहीं कहती मैं। वो जो लड़की हमारे शहर के दी बेस्ट स्कूल में पढ़ी, वो जो लड़का जो दार्जिलिंग जैसे में भी पढ़ा है उसने, और दार्जिलिंग में इस महिला का भी शानदार मकान है, इसी के मई से हाई प्रोफाइल काम करा रहा है उससे।
कहिए, है कोई बोलने वाला? और वो अधिकारी को बराबर में बैठता है। जो जब कोठी मेरे की से अपना मेरे से लोग पूछते हैं, आप जैसे लोग, आप जीबी रोड पे नहीं कर रही? मैंने कहा तुम ही जीबी रोड मत लिखा करो, मैं नहीं कर रही हूँ वहाँ। मेरे पास कोई सूचना आती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कर रही हूँ। मेरे से अपना घर साफ़ नहीं हो रहा तो मैं आपके घर में जाके कहाँ झाड़ू लगाने लगूंगी? तो इन लोगों से बनारस साफ़ नहीं होता, आगरा साफ़ नहीं होता, मुंबई साफ़ नहीं होता, और ये मेरठ में आगे कूद जाते हैं क्योंकि छोटी जगह है, आसानी से पैसे की वसूली होगी। एक बार मुझे एक महिला फ़ोन करती है, ये जो मैं आपकी इस बात पे जवाब दे रही हूँ वो दिखाऊंगी भी आपको, इस बात पे जवाब दे रही हूँ कि क्या क्यों नहीं रुकता। मुझे एक महिला फ़ोन करती है, एक दीदी देखना, पहले तो मेरे पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एक सज्जन आते हैं जो वहाँ काम करते हैं, उसमें आपके कमाटीपुरा में। यदि मुझे कुछ काम करना है, थोड़ा यहाँ भी रेट वेट प्लान करनी है, मैं तो किसी को रोकती नहीं, भैया करो, कौन मना कर रहा है। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले मैं आपके यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आप औरों से तो भी कह देती हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मर्दों को नहीं रुकाती मैं अपने घर में। हाँ, महिला एनजीओ आएंगी, मैं रुका लूँगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक होटल उसने कर लिया, रुक गया। हमें पता लगा रोज़ ही जा रहा है, रोज़ ही जगह जगह पहले कर रहा है कि पहले तो मैं सर्वे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, है ना, एक दो जगह उठ बैठ बताइए। अब जब उस महिला का जो मुझे फ़ोन आया तो उसने मुझे कहा कि मैडम देखना 40,000 रुपये ले गया हमसे और चला गया। क्यों नहीं पैसे? नहीं कर रहा रेड में, कह दूंगा है नहीं। मैंने कहा तू फ़ोन काट। मैंने फ़ोन काटा उसने, और मैंने उसे फिर से फ़ोन मिलाया। कहाँ पहुँचा भाई? मोदी नगर पहुँच गया दीदी, वापस आ जा। मैंने कहा वापस आ जा अभी? बोले क्यों? कि जो उससे मांग के ले गया तो 40,000 रुपये दे के जाएगा उसके। चल, मैंने कहा रुक का लिख कि मैंने उधार लिए हैं और इतने दिन में वापस लौटा दूंगा, आ वापस। मैंने कहा नहीं आया तो मैं मोदी नगर फ़ोन कर रही हूँ कोतवाली में, तो जो वहाँ से पकड़ कर मारते हुए लाएगा, इतना भी रसूख रखती हूँ कि कोई ना सुने मेरी बात, वापस आ जा। वापस आके केवल 20,000 रुपये दे के गया। मैम कहते हैं कि इंजेक्शन, नशा, हाँ, सारी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि लड़कियां वहीं पे ग्राउंड अप दिखाई दे, पड़ी रहें। हाँ, पड़ी नहीं रहे, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है ताकि वो ग्रोन अप दिखाई दे। छोटी बच्ची है, क्या उम्र होती है 14-15 साल की, जब फर्स्ट टाइम आती है? और बड़ी लड़की आएगी तो वो प्रयास करेगी भागने का, हम्म, जैसे अभी मैंने बताया जिसका आती हैं फिर जाने का प्रयास करती हैं, और दूर की हैं डर जाती हैं, फिर कैसे जाएं, नीचे भी इनके ही लोग हैं, क्योंकि अक्सर आते देख, और सबसे बड़ा क्या है कि पुलिस वालों को आते देखती हैं तब घबराती हैं। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा कि कौन सपोर्ट करेगा जब पुलिस भी यहाँ पे कौन साथ में आ रही है। तो ऑक्सीटॉक्सिन तो इसलिए लगाते हैं कि देखिए यहाँ फेस से उनका कुछ मतलब नहीं है, उनका इतना मतलब है केवल कस्टमर आएगा, इतना गंदा सा कस्टमर कि इसकी शक्ल देखने को जी ना करे, इस पे कपड़े शायद नहाया नहीं है महीनों से, और वो उसको छू के दबा के देखेगा कोई चीज़ खरीद रहा है, आलू बैंगन है कि ख़राब तो नहीं है, थोड़े रिप तो नहीं हो रहे। किसकी मैं बात कहूँ कि जब एक लड़की जरा सा जीने में आवाज़ हो, और सारी लड़कियाँ वो कितना ही मतलब थोड़ा लिहाज करती हैं कि मैं बैठी हूँ, तो तब तक मालकिन भी कहती है कस्टमर को मत आओ, सब भूल जाती हैं, फिर एकदम भाग के जाएंगी जीने पे, और वो कूद के ऐसे करके क्योंकि इतना सा जीना है, ऐसे करके दिखाती हैं कि कौन, मैं या मैं। अच्छा, कि मेरे पास आ जा। हाँ, क्योंकि पैसे तभी अर्न हो पाएंगे, तभी हो पाएंगे। दिन भर के कस्टमर अगर 15 पूरे नहीं हुए तो कैसे रोटी खाएंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने अगर गंगूबाई देखी हो, मैं कहती हूँ उन्होंने 99% बड़े रिसर्च करके वो फिल्म बनाई है। शायद कलकत्ता वाली घटना को लेके उन्होंने वो उसकी मारपीट का जो बनाया हो, और सच ये है कि वहाँ मारपीट करना इतना आम है कि आप इमेजिन करेंगे, बच्ची बैठी हुई, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, कि पैर के अंगूठे से सेक्स करते हैं जिनके बस की कुछ नहीं है करना, नाखून बड़े हुए हैं, गंदे हैं, वो चीखेगी चिल्लाएगी, वही उनका अल्टीमेट प्लेजर है। और अगर कोई लड़की चीखती चिल्लाती नहीं है तो उसे धक्का मार के बाहर निकालेंगे, दूसरी लड़की तो ठंडी है, उनसे आप भागने की उम्मीद करते हैं। कैसे आप देखिए दोहरा, कैसे वो भाग नहीं सकती और उनको जबरन चिल्लाना है। और दूसरी जगह अगर वो इतना सा भी, जो लड़कियां जा रही हैं, इतना सा भी वो
मैं तो कह नर पिशाच कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो लड़की चिल्लाएंगी कि हम चिल्ला के तेरी बेइज्जती कर देंगे, अभी होटल वालों को बुला लेंगे, इतने पैसे दे, ये भी दे, बाहर क्या तय हुआ है वो छोड़ दो, सब होता है। तो क्या है उनकी ज़िंदगी, नर्क है वो, जिंदा नर्क है जो वो झेल रही हैं। फिर ऐसे में आप सब कहते हैं कि रेड करके एक बार में क्यों निकाल देते, पुनर्वास करो ना, कौन मना करता है रेड करने के लिए? रेड क्या नारी निकेतन में ठूसने के लिए है उनको? और वहाँ भी तो आप नहीं छोड़ रहे उन्हें, वहाँ भी तो आप ऐसे कर रहे हैं, ये हिस्सा दूसरी लड़कियों का, ये हिस्सा उनका है जो बाजार से आई हैं, इनको इस तरफ नहीं लाना, इस तरफ नहीं लाना। मतलब अगर नारी निकेतन में है तो इधर का पोर्शन है उसमें रहेंगी वो, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन्हें वहाँ भी जाके, समाज में कैसे एक्सेप्टेंस होगी? वहाँ भी वो दूसरा पोर्शन है उनका, वहाँ रहेंगी वो तो बाजार की लड़कियाँ हैं ना, वो वहाँ रहती हैं, ये एक्सक्यूज़ है। फिर बताइए कौन सी बात करेंगे आप? जो पहले का ज़माना था, जो तवायफ होती थी, और जो आज का ज़माना है, कुछ बदला या फिर सेम ही? क्योंकि पहले ज़माने में नहीं सब कुछ। मैं तो कहती हूँ कि मैं वो दुर्भाग्यशाली महिला हूँ जिसने सब कुछ बदलते देखा अपनी आंखों से। जैसे क्या देखा आपने पिछले 30 साल? जब मैंने जाना शुरू किया था तो उस समय वो केवल वहाँ मतलब 2 उस्ताद जी जरूर होते, कंपलसरी कानूनी तौर पे 2 उस्ताद जी होते थे, एक तबला एक हारमोनियम पे, एक कभी कभी डांस स्टेप सिखाने वाला भी आता था, रख भी लेती थी, और शाम को नाच गाने का रहता था कोठे में। हाँ, महिलाएं इक्का दुक्का किसी की हो गई तो उसकी होके रह गई, ये है तो अब इसकी होके रह गई, उसी का ही बच्चा हुआ, वो उसका घर नहीं बिगाड़ती थी, ये नहीं कहती थी मैं घर में लेके जा, ये नहीं कहती थी हमसे शादी कर, ठीक है ना, बच्चे का हमारे का कुछ मत कर, बस ठीक है हम तेरे से हमारा लगाव, बात करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी चला गया तो किसी और से हो गया, ये एक स्वाभाविक सी बात थी उनकी। लेकिन वो कैसे बदला, कैसे, जब मात्र सत्तात्मक परिवार थे, राजस्थान के कंजर हैं, नट हैं, बेड़िए हैं, जिनके नानी माँ और बेटी सी उसमें थी, वो भी ऐसे कि मर्जी से, अगर किसी की 4 बेटियां हैं और उनमें से 2 आना चाहती हैं या 2 पढ़ के ना भी पढ़ के शादी करना चाहती हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है आप घर में रहो, मत आओ वहाँ पे, जो कमाना चाहती हूँ यहाँ रहे, वो जिस दिन कमाना चाहती हैं फिर जाना चाहें तो फिर शादी कर लें जाके, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। और इतना सब ठीक था। 98 में मैंने एक बार कुछ जो उम्रदराज महिलाएं थी उनसे बात की, मैंने कहा क्यों ना ऐसा करें कि लोग सोचते हैं आप ख़राब औरतें हैं, तो आपका जो हुनर है, आप इतना अच्छा कभी कभी गज़ल गाती हो, कुछ भी डांस भी अच्छा करती हो, चलो एक अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं। इतनी उम्र भी नहीं थी और इतनी समझ भी नहीं थी उस समय तक, कहते 36 साल की उम्र रही होगी मुश्किल से उस समय। वो तैयार हो गई तो मैंने कहा लेकिन मैं तो पहले देखूंगी, भैया रिहर्सल करो, बिल्कुल बुलाओ उस्ताद जी कहाँ हैं तुम्हारे सारे, और तैयारी करो, बड़ी अच्छी तैयारी। और थैंक गॉड मीडिया ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया, बहुत दिया जी, इतना कि और मतलब आज तक भी देते हैं। उस पर जो रिहर्सल चल रही थी उनके भी सब फोटोज छपे, उनकी बड़ी बड़ी खबरें छपती रहीं, उनका उत्साह बढ़ता रहा। मैंने कहा भैया करना है आपको, इनका उत्साह जब भी बढ़ेगा, मुझे लोग डरा रहे हैं कि ये आएंगी नहीं है इन वक्त पे। वो दिन भी मुझे आखिर तक डराया गया। शाम का प्रोग्राम हमने रखा और सांस्कृतिक संध्या कह के हमने रखा उसको, और हमने शहर के 2 विधायक भी बुलाए और भी अधिकारी भी थे जो उस सुविधा से जुड़े हुए हैं, एक और मतलब और भी कुछ लोग थे ऐसे कि जो जिम्मेदार लोग थे शहर के। इतना हुआ, इतना हमें इतनी क्राउड की उम्मीद नहीं थी कि चारों तरफ जो हॉल के दरवाजे थे वो सब खोलने पड़े। कुछ तो इस उम्मीद में कि वो औरतें आ रही हैं और कुछ ऐसे जो इन्वाइट ही थे। अभी तो ये था कि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया वो आएंगी नहीं, ये सब बेकार जाएगा, देख लेना तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने भगवान का नाम लिया एक बार, मैंने कहा तू करेगा, तू ही भेजा मुझे इस जगह। और जब मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 4 साल कुल उनके बीच जाते हुए थे। मैंने वहाँ पे एक वॉलंटियर थे, उनके पास जीप थी, मैंने कहा तुम जीप लगा दो, एक बार ही लगाओ। सारी आ गई और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसकी आपको कटिंग्स भेजूंगी कि इतना अच्छा वो कार्यक्रम हुआ, देर रात तक चला और लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होकर देखे। कोई हुटिंग, हमें हुटिंग की बहुत उम्मीद थी कि हुटिंग करेंगे ये इनके मंच पे आते ही, लेकिन नहीं हुआ। और सबसे वो हुआ क्यों कि सबसे पहले एक गज़ल एक उम्रदराज महिला थी, उन्होंने गाई वो हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। वो उन्होंने जो गाई ना, तो लोग आंसू आ गए आंखों में
और फिर तो जो सबने कार्यक्रम किया, मेरे उस समय तक भी वो सब नाच गाने तक डिपेंड थे। उस्तादों ने भी कहा कि मेहंदी आपकी वजह से हमें भी काम मिला रहेगा, इनसे कहो सब रख लें, अब ये एक कोई सब यूज़ करती रहती है। मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारा निजी है, पर वो हुआ। मगर कैसे बदला ऐसे, टीवी आया, आपको घर में देखने को मनोरंजन के लिए गाना चित्रहार भी देख रहे हैं, यहाँ तक सीमित थे, शाम को फिल्म भी देख रहे हैं, वहाँ नहीं गए, अब गाना नहीं सुनना है। कुछ लोग रह गए कि जो जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई लड़की भी मिल जाएगी, और वो धीरे धीरे वो सब बदला। आज तो वहाँ कोई गाना नहीं होता, कोई नाचना नहीं होता, कोई उस्ताद नहीं रखा जाता, और इस तरह से है वो ऐसा कि जहाँ भेड़ बकरी की तरह लड़कियाँ हैं, कोई भी कस्टमर है, कोई ना नहीं है। आमतौर पे एक कोठे में कितनी लड़कियाँ होती हैं? 15 से 20 तो होती हैं, क्योंकि वो कितनी सी जगह है, ये तो बहुत बड़ी जगह है। इतने में तो केबिन भी हैं, इतने में तो हॉल भी है जहाँ वो बैठती हैं, यही सब कुछ होंगे। समझ लीजिए नीचे एक दुकान है, उसके ऊपर एक कोठा है, दूसरी दुकान है, उसके ऊपर एक कोठा है, तो कितनी बड़ी होगी। तो कितना कमाती है जो मालकिन है? मालकिन तो खूब कमाती है, उनको क्या दिक्कत है? इनका वो महीने में 1-2 लाख रुपए तो कमाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। खूब जेवर पहनती हैं, खूब बढ़िया से रहती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, घूमती फिरती हैं, बस वो जो हिरासत में है वो बात करते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। अरे मैं बहुत कुछ कहती हूँ, मैं बहुत कुछ कहती हूँ। जैसे मान लो मैंने आज एक लड़की निकाली, आसानी से थोड़ी निकलती है। मैं इसीलिए तो दूसरों का सुन के मुझे अपने पे शर्म आती है कि मैं शायद फेल हूँ, कि मैं तो बहुत कम लड़कियाँ निकाल पाई इतने वर्षों में भी। लोगों ने 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार निकाल दी, होगी उम्मीद। ऐसा नहीं मैम, और उम्मीद करते हैं हम कि वो दोबारा ना गई हूँ, हैं कि आपने उनको पैसा दिया हो कि तू ये पैसे पकड़, जाने दे इसको। नहीं, कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगी बताइए ना, ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, मैंने केवल ये किया, पहले लड़की से वो भी आंखों से ही बात करनी पड़ती है। आई कांटेक्ट को हम प्रेफर करते हैं, टच थेरेपी को प्रेफर करते हैं कि पहले आई कांटेक्ट के ज़रिए कौन लड़की हमको देख रही है, बात करने पे हल्की सी मुस्कुरा रही है, या कभी हाथ पकड़ के छोड़ दिया तो उसने विरोध नहीं किया, या कभी मैंने यूँ ही चलते चलते ऐसे कर लिया अपने पास को, विरोध नहीं किया, तो समझ जाती हूँ मैं कि ये लड़की थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करेगी, आना चाहती है। फिर धीरे धीरे हम लोगों के बीच में फ़ोन नंबर भी देती हूँ, उसकी तो नज़रें बचानी है मालकिन से। तो बहुत छोटी छोटी पट्टियाँ हम लोगों ने, सभी ने, वॉलंटियर्स ने अपने फ़ोन नंबर्स की रख रखी है कि जैसे ही हमको लगे कुछ दिन उस लड़की से हाथ मिला के जा रहे हैं तो एक पर्ची पकड़ा देती। वो हमारे लिए सबसे कठिन समय होता है कि लड़की ने अगर पर्ची फेंक दी तो मालकिन हमको छोड़ेगी नहीं। ऐसा कभी हुआ कि आपने कोशिश करी हो और मालकिन ने समझ गया हो कि भाई ये तो हमारा काम खराब कर देगी? नहीं, वो तो मानती हैं मैं खराब कर रही हूँ। जब मैं लड़की निकालती हूँ तो उन्हें तो पता है, जब उनके माँ बाप ला के खड़े कर देती हूँ, किसी के भाई ला के खड़े कर देती हूँ, तो वो तो उन्हें पता है। तो फिर आपको एंट्री ऐसे देते हो? कैसे रोकेंगे? मैं तो अगले दिन फिर जाती, सपोज करो एक आज मैंने लड़की निकाली, जो उन्हें पता है कि आप उनके विरोध में हो, तो आपको अलाउ कैसे करती हैं वो? अलाउ कौन करता है? तो भगा भी तो नहीं सकती, मुझे भगाएंगे कैसे? क्यों? सार्वजनिक जगह और को भी भगा दो फिर, जो और आ रहे हैं तुम्हारे पास। बट मैं उनके दुख सुख में शामिल हूँ दिपेश जी, समझ लीजिए, उनके दुख सुख में भी शामिल हूँ। अपने यहाँ शादियों में उनको बुलाती हूँ, मैं उनको जबरन कहती हूँ कि बच्चा है, बर्थडे मनाओ इसका। नहीं पता उन्हें कब है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, नहीं पता, कोई बात नहीं, जिस दिन का मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवा के दूंगी उस दिन बर्थडे मनाएंगे। सबका हम ही बना के देते हैं, उनके राशन कार्ड हमने बनवाए, उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड सभी तो बनवा के देते हैं, उनके भी तो काम करती हूँ। तभी वो विश्वास ऐसे थोड़ी। अभी जैसे मान लो आज एक लड़की निकाली, मुझे बहुत गालियाँ देंगी, इतनी बुरी बुरी देंगी, मैं भी उन्हें मारूंगी, पिटाई भी करती हूँ। अच्छा, हाँ, एक बार लिख दिया था अखबारों ने, समाज सेवा या गुंडई। लिख दो, कैसे निकालूं तुम बता दो। एक लड़की मुझे कस के ऐसे पकड़े खड़ी है और वो मेरा पीछे से ब्लाउज फाड़ दिया, मेरी साड़ी की पिन निकाल दी और मुझे निकलने नहीं दे रही, तो क्या करूँगी? पीटूंगी नहीं, छोड़ दूँ? वो मुझे माँ बहन गाली दे रही है, मैं उनको भगवान जी का भजन सुनाऊँ? नहीं, मैं गाली दूंगी, देती हूँ मैं। मेरे साथ बहुत बुजुर्ग, मतलब बहुत मौजूद आदमी गए और कहा तुलसी आप ही इतनी गंदी गाली। मैंने कहा मैं इससे बुरी दूंगी, कान बंद कर लो। ये वो जगह नहीं है कि जहाँ आप इन्हें भजन सुना कर इनसे कहो कि छोड़ दो जी, अब बदल जाओ आप, वो नहीं है ये। और फिर मैं क्या करती हूँ, निकल गई आज लड़की, आज हमने दे दी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दे दी, फिर मैं अगले दिन जाऊँगी, फिर आ गई तुम, अब देखो फिर अब मत करना कोई भी दीदी ऐसा काम। मैंने कहा तो चाय नहीं पी, कल देख चाय नहीं पी के गई हूँ मैं, मुझे चाय मंगा, कुछ खाओगी भी? नहीं खाती नहीं, तू बना के खिलाती हो तो खिला, यहाँ कुछ बनवाए किसी लड़की से तो बना दे, खा लूँगी मैं कोई परहेज़ नहीं करती, छूने से नहीं उनको डरती। वो कुछ भी रखा है, आएंगी यहाँ से आएंगी, मैं तो जयपुर गई थी दीदी, आपके लिए साड़ी लाई हूँ, पहनोगी? पहनूंगी बिल्कुल, ज़रूर।
तो ये तो उनको पता है कि मैं इनके नुकसान में नहीं हूँ, और उन्हें पता है मैं उस लड़की को निकाल रही हूँ। वहाँ अगर 20 लड़कियाँ केवल उस लड़की को निकाल रही हैं जो निकलना चाह रही, जिसके मैं पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर चुकी, जिसके पेरेंट्स गुहार लगा रहे हैं कि छुड़ा दो हमारी बच्ची, और एक्सेप्टेंस है। मैंने केवल इसीलिए मैं इतनी फेलियर हूँ कि मेरे पास केवल 562 लड़कियाँ निकाल पाई मैं। जो 562 है वो कहाँ हैं? अपने परिवार में हैं? उनका क्या हुआ? सब देखिए, जिनको परिवार मिला वो परिवार में है। जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए नारी निकेतन की उनकी शादियाँ हुई सरकारी तौर पे, आइडेंटिटी छुपा के ही करते हैं वैसे तो, जैसे हर साल होती हैं नारी निकेतन में शादी, 1 बार 2 बार होती हैं, उनमें उन लड़कियों की शादियाँ होती हैं। कुछ लड़कियों ने ITI भी की है, उसके बाद अपना शादी वादी भी हुई है ठीक ठाक, बस ज़्यादातर शादी हुई है सबकी। देखिए जॉब वॉब का तो नहीं होता, लेकिन जब वो मन से निकल रही हैं और बड़ी अच्छी बहुएं साबित हुई हैं। कई बार तो मुझे एक ने आके कहा कि जैसे आपने वो लड़की दी ना, ऐसी किसी लड़की से हमारे एक और शादी करवा दो, इतनी अच्छी, अब तो वो जानवरों का भी हमारे काम करने लगी और हमेशा हंसती रहती है। तो उनको क्योंकि ज़िंदगी चाहिए, वो बाहर आके कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती किसी को। जब भी मुझे एक भी लड़की नहीं मिली उनमें से ऐसी जिसने मुझे शिकायत का मौका दिया। एक का पति रिक्शा चलाता है, 3 बेटियां हो गई उसको, और बड़ी खुश, हंसती रहेगी जब भी बुलाऊंगी। और ऐसा नहीं कि मैं उन्हें बुलाती नहीं हूँ, खुला है कि भाई किसी त्यौहार पे आना चाहो, जब तुम्हारी मर्जी हो आ जाओ मेरे घर, मायके की तरह। मैम, जो आज इतना बढ़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से, या हाँ। प्रोस्टिट्यूशन जितना बढ़ रहा है हाँ। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कहें, हाँ। या लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया? नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ उनको खराब औरतें कहना बंद कर दो। खराब औरतें तो ये है जो कि अपने लग्जरी के लिए कर रही लग्जरी के लिए कर रही हैं। जो लड़के जिगोलो बन रहे हैं, जो लड़कियां सेक्स वर्कर बन रही हैं, वो क्या है? उनको वो नहीं है कि सेक्स वर्कर? क्यों कहने में उनको परहेज लगता है अपना? तुम भी कहो कि हम ये हैं, उनके लिए नाम क्यों है फिर ये? और फिर ये तो देखिए कानूनी बात है, सीधी सी बात है। आप जो अपना शारीरिक श्रम के बदले पैसा ले वही तो वर्कर है। इतना सा समझ में आता मुझे। लेबर है वो वर्कर है, प्लम्बर है वो भी वर्कर है, ये सब वर्कर हैं। आपका इनका तो कानून इनको वर्कर कह रहा है, ITP एक्ट में इनको सेक्स वर्कर आप घोषित करके कह रहे हैं। फिर इनको इनके हकूक क्यों नहीं है? आप दो ना इनके भी राशन कार्ड, इनके पैन कार्ड, और लिखो उसमें ये सेक्स वर्कर हैं। ये तो हमने सब फर्जी करके बना रखे हैं भाई, गृहिणी 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 कर करके बना दिए। तो इनके आप क्यों नहीं इनको इनका प्रोफेशन बताते? इनको हो सकता है उससे शर्म आने लगे, ये ना करें ये काम कि नहीं ये नहीं लिखा जाना, तो फिर आपको कार्ड नहीं बनेगा आपका। ये बताओ मैम कि जो अमीर महिलाएं हैं जो मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं, उसकी असली वजह क्या है? प्यार ना मिलना या कुछ और? भाई मुझे तो समझ नहीं आता। हम आपको एस्कॉर्ट क्यों कह रहे हैं आप? हाँ जी, एस्कॉर्ट क्यों कह रहे हैं? जिगोलो है ना, नाम तो खुद ही दे दिया। अच्छा नाम है, शुगर डैडी दे दो। अच्छा नाम है। जिगोलो थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं सुनने में। एस्कॉर्ट तो उनको भी दिया जाता है, कोई मंत्री संतरी आ जाए तो उसके पीछे पुलिस जा रही है। तो ये तो अच्छे मत बनाओ। ये वो महिलाएं हैं जो फ्रस्ट्रेट हैं। 60 साल की उम्र में एक औरत को सेक्स की कहाँ ज़रूरत 50 साल की उम्र में रह जाती है? अपने बच्चे, अपना परिवार, मैं ये नहीं कहती कि सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, मैं ये कहती हूँ कि अपना परिवार और बच्चे उन सब में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे तो ये ध्यान ही नहीं रहता है कि पति, उसकी जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ। कहाँ पति पत्नी, एक उम्र वानप्रस्थ आश्रम होता था कि ये वो समय है कि जब हम बच्चों से सबसे मुक्त हो गए, अब हम ये अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अभी आप उसके लिए जवान लड़कों को, उन लड़कों को शर्म नहीं आती। मेरे पास जिगोलो आया, वो खुद ने, उसने मुझे बताया मैं जिगोलो, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, वो मेरी शादी नहीं होने दे रही हूँ, और अब मुझे एक रात में 4 लड़कियों औरतों के पास जाना पड़ रहा है। क्या शर्म नहीं आती? वो माँ जैसी औरतें हैं, है ना, उनके पास तुम्हें जाते हुए शर्म नहीं आई कि उस समय पैसा दिख रहा था? और ये जिम के जरिए चल रहा है, जिम, स्पा, मसाज पार्लर। अच्छा, इनके जरिए तो जो जिम ट्रेनर है उसके पास जो महिलाएं आती हैं वही कहती हैं, वो महिलाएं आती हैं, वही लड़के होते हैं जो जिम, पैसा कमाना है। ये देखो इसके यहाँ जाना आज रात को 50,000 देगी, फिर वो महिला कहेगी अरे यार मेरी फ्रेंड भी है, क्या बिगड़ता है, वहाँ चले जाओ। हम कितना मिलता है रात का? कम से कम 50,000 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम की कोई जरूरत नहीं। प्रोफेशन है ये, जिगोलो है। आप शादी के लायक नहीं रहते, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें 2 लात मारूंगी, बाहर निकालूंगी, तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं कहा जाओ शादी करो, वो कुछ नहीं करेगी। कह रही मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा वो कुछ नहीं करेगी, उसे भी अपने सम्मान का खतरा है, उसका पति बड़ा आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी भी इज्जत दाव पे लग जाएगी जिस दिन तुम्हारी लगाएगी वो। लेकिन कितने, और ये इनका बहुत समय नहीं रहता, बहुत जल्दी ये बच्चे टूट जाते हैं। क्यों? फिजिकली वो औरतें इन्हें हर तरह से इस्तेमाल करती हैं, मतलब वो इनको आसानी से छोड़ती नहीं है। क्या होता है उनके साथ?
देखिए आदमी सेक्स को एंजॉय करता है, आप जबरन करेंगे या कराएंगे किसी से तो कितनी देर, उसके लिए उन गोली खाएंगे, वो दूसरी तरह की और ड्रग्स लेंगे, वो तब वो किसी ऐसी औरत के पास जा पाएंगे जो उसकी माँ जैसी हो, दादी जैसी हो, कैसे जा पाएंगे? ये इतनी गंदगी पे हम जा रहे हैं कि आप अगली पीढ़ी होंगे, पहली पीढ़ी होंगे, बस ये लास्ट कि जो थोड़े बहुत संस्कार और सभ्यता की दुहाई देंगे। देखती हूँ कुछ बच्चों को जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतने सभ्य से, इतने मासूम से जो कर रहे हैं और लग रहा है कि माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं और जो अगली पीढ़ी आने वाली है ना, वो कगार पे खड़ी है। तो मैम आप लगता है कि जो पॉर्न का जो एक्सेस है इतना इजी हो गया है जनरेशन के लिए कि डिमांड बढ़ गई है उसकी वजह पॉर्न से? के लिए क्यों कह रहे हैं आप? ओटीटी क्यों नहीं कह रहे? ओटीटी में क्या नहीं परोसा जा रहा बेडरूम में? सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं आप। तो बेडरूम में तो सब कुछ परोसा, देखिए सॉफ्ट पॉर्न है, बाकी आप कल्पना कर लेते हैं। और फिर अब तो खुला, आप मिर्ज़ापुर देख रहे हैं, आप आश्रम देख रहे हैं। मैं प्रकाश झा जैसे इतने संवेदनशील निर्माता से ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि ज़रूरी था कि वो सेक्स भी दिखाए। आश्रम को एक्सपोज किया, सैल्यूट के काबिल है, मगर क्या सेक्स ज़रूरी था दिखाना? वो तो पता है ना, ऑब्वियस है कि एक आदमी को जबरन अंदर ले जा रहा है, उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है, तो पता है। आप दूसरा सरकार की, आप कह रहे हैं क्यों नहीं ख़त्म होते? है इस पे सेंसर? फिल्म पे अगर गाली दे दी तो बीप हो जाती है, वहाँ सेंसर है। और ओटीटी पे कोई सेंसर नहीं, कुछ भी परोसो। अपने बेडरूम में देख रहे हो, कोई सेंसर नहीं है, तब गालियों पे सेंसर नहीं। मैम डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो समाज का आईना है, जो सिनेमा है वो समाज का आईना है, कि समाज में ऐसा होता है, तो फिर उस पे क्यों दिखाने का? तो फिर उस पे क्यों सेंसर है? किस पे? फिल्मों पे। उन पे भी हटा दो, वो भी तो समाज का आईना तो पहले तो वही है। अभी उदयपुर फाइल्स हमारे यहाँ के एक बच्चे ने बनाई है, 72 कट लगाए सेंसर ने कि हिंसा है उसमें। फिर सही किसकी बात करेंगे आप? देखिए हम क्या करते हैं, अभी फैक्ट्री एरिया है, बाल श्रम निषेध है, देख रहा ना? अंदर जाके देखो अगर आपको बच्चे ना मिले। और बच्चे की परिभाषा कैसे गठित हुई है? शादी के लिए 18 साल, यानी 17 साल और 11 महीने तक वो बच्चा है ना? फिर आ जाओ आप बाल श्रम की अभी और बच्चे की परिभाषा, वो 16 साल है, जो हम एक्ट में कहते हैं, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग 16 साल का होना चाहिए वो बच्चा। उसके बाद आ जाइए बाल श्रम में, उसमें 14 साल का। 14 साल के बाद आप छेड़ भी नहीं सकते। 15 साल के बच्चे से खूब श्रम कराओ, 14 साल तक वो बाल श्रमिक है। किसको बच्चा मानेंगे आप? तो हर जगह वहाँ पे बाल श्रम हो रहा है। हर उस पर लिखा रहता है यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, होता है। थानों पे लिखा रहता है यहाँ दलालों का प्रवेश निषेध है। जहाँ निषेध लिख रहा है समझो वहीं हो रहा है। यही बात ये है कि आप उस जगह पर निषेध करते हैं जहाँ पे आपको काम कराना। ओटीटी तो आपको आपके पास है ऑप्शन कि ओटीटी तो सब बेडरूम में ही, तो मत देखो, कुछ और देख लो। जब लोग सड़कों पे चिल्ला रहे थे ना, कालीन भैया, जब वो गालियाँ दे रहे थे मिर्ज़ापुर की, तो वो नहीं दे रहे थे, वो उस बात को याद कर रहे थे कि एक औरत वो पहले ससुर के साथ सोती है, फिर पति के साथ सोती है, फिर वो बेटे के साथ सोती है सोतेले, और फिर वो प्रेमी का बच्चा पैदा करती है। क्या दे रहे हैं आप हमारे समाज को? ये हिंदुस्तानी कल्चर अगर ये है तो मैं तो तौबा करती हूँ, भगवान अच्छे समय पे मुझे वो कर दिया। उसके बाद अब नहीं। अगली पीढ़ी आपकी उस जगह पे खड़ी होगी जहाँ कुत्ते बिल्ली जैसे सेक्स होंगे आपके। सुधर जाओ, वरना नहीं है दुनिया। पीयूष मिश्रा एक छोटा सा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, बस। और नहीं बचा पा रहे हो, और आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ मैं इसीलिए किसी पॉडकास्ट को मना नहीं करती, आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप शायद परिवर्तन ला सकें, सब थोड़ा सा बता सकें कि सेक्स जीवन नहीं है। जीवन के लिए अनिवार्य सेक्स है, सेक्स के लिए जीवन अनिवार्य नहीं है। मैम धन्यवाद बहुत बहुत यही कहना कह सकता हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू।